नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपनी पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे जो पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला को अपन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। आज की कक्षा में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है, उस कंडीशन में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के लेवल पर, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो या जूनियर अकाउंटेंट का हो, हर जगह ये चीज इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अपन अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 20 तक अपने डिस्कस कर लिए थे। प्रश्न संख्या 21 के संदर्भ में मैं बात करूंगा। क्या दे रखा है देखिएगा, अधिलाभ क्या है। अधिलाभ क्या है? अधिलाभ का सिंपल सा अर्थ अगर अपन देखें तो क्या होता है, देखिएगा, एक फर्म जो है वो अन्य फर्मों से, अन्य कौन सी फर्में, उसी उद्योग में लगी हुई ऐसी फर्में जिन्होंने आज ही बिजनेस शुरू किया है या जिनकी ख्याति नहीं है, उन फर्मों के मुकाबले अपनी फर्म कितना अधिक लाभ कमाती है, कितना उनके लाभ पर अपना आधिक्य है, उसे ही अपन अधिलाभ कहते हैं। तो अधिलाभ के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अधिलाभ का सूत्र हमें पूछा है। अधिलाभ क्या होता है? अमान्य लाभ माइनस औसत लाभ, ये अपन बोल सकते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ माइनस औसत लाभ। दूसरा है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तीसरा है सामान्य लाभ प्लस औसत लाभ। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अधिलाभ का कॉन्सेप्ट होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ का मतलब जो हमारी फर्म ने कमाया, जिसे अपन बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की जगह कई जगह हम इसकी जगह एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो चाहे एक्चुअल एवरेज का अगर ऑप्शन होता तो मैं उसे ज्यादा बेटर मानता, लेकिन है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कैसे निकलता है? पिछले कुछ वर्षों का अगर लाभ दिया गया है तो उसका अपन एवरेज ले लेंगे, वो अपना एवरेज यानी औसत लाभ हो जाएगा। सामान्य लाभ निकालने का अपन सूत्र काम में लेते हैं। सामान्य लाभ निकालने का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय दर, और भाग किसका लगाते हैं? 100 का लगाते हैं। विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय दर, भाग किसका लगाते हैं? 100 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 हमें नजर आ रहा है। अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? ए और ब एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रम से 16,000 और 12,000 रुपए। प्रश्न में हमें दे रखा है दो साझेदार हैं, एक तो ए है और ए और बी, यानी ए और बी है, जिनकी पूंजी दे रखी है 16,000 और 12,000। 16,000 और 12,000 की कैपिटल दे रखी है। सी को फर्म में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी को फर्म में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है और वह 15,000 रुपए किसके रूप में लेके आता है? पूंजी के रूप में लेके आता है। तो फर्म की ख्याति ज्ञात कीजिए। साथियों, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था जिसमें पर्टिकुलर साझेदार की ख्याति पूछी गई थी। इस प्रश्न में फर्म की ख्याति पूछी गई है। ये किस प्रकार के प्रश्न है? ये छिपी हुई ख्याति यानी हिडन गुडविल के प्रश्न है। कौन सी गुडविल के? हिडन। हिडन गुडविल से रिलेटेड प्रश्न है, छिपी हुई ख्याति से संबंधित प्रश्न है। कैसे इन प्रश्नों का अपन हल करेंगे देखिएगा। ए और बी की पूंजी कितनी है? 12,000 और 16,000 है। सी फर्म में प्रवेश ले रहा है 1/4 हिस्से के लिए, और वो अपनी पूंजी कितनी लेके आ रहा है? 15,000। वो अपनी पूंजी कितनी लेके आ रहा है? 15,000। अब मुझे बताइएगा कि सी 1/4 हिस्से के लिए अगर पूंजी लेकर के आया 15,000, तो इसका मतलब अगर कुल पूंजी 4 है तो उसमें से सी की पूंजी कितनी हुई? 1/4।
सी की पूंजी कितनी होती है 1/4, 1/4 का भाग बराबर 15,000 है। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों साझेदारों की पूंजी का योग मुझे बताइएगा किसके बराबर होना चाहिए। ए, बी और सी तीनों साझेदारों की पूंजी का योग इसके 4 गुने के बराबर होना चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सी की पूंजी के आधार पर, किस आधार पर, सी की पूंजी के आधार पर फर्म की पूंजी देखिएगा कितनी आएगी, फर्म की नई पूंजी कितनी आनी चाहिए। सी की पूंजी के आधार पर फर्म की नई पूंजी आनी चाहिए 15,000 गुणा 4/1, यानी आंसर आना चाहिए 60,000। कितना उत्तर आना चाहिए अपना 60,000 की वैल्यू आनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि इन तीनों की कैपिटल का योग क्या 60,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी नई फर्म की पूंजी अपने डिसाइड की, वो कितनी डिसाइड कर रखी है 60,000। नई फर्म की पूंजी अपने डिसाइड की कितने की 60,000। हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों की पूंजी का योग 60,000 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ए प्लस बी की मैं पूंजी जोड़ता हूं 16 10 कितने हो गए अपने 26 2 28, 28 10 38, 38 प्लस कितने करता हूं मैं 5, यानी 43,000 हो रहा है। इन तीनों की कैपिटल का योग हो रहा है 43,000, 43,000 हो रहा है। जबकि फर्म की नई फर्म की कैपिटल कितनी हो रही है सी की पूंजी के आधार पर 60,000। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा मुझे बताइएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर कहलाएगा फर्म की ख्याति कहलाएगी। 60,000 माइनस 43,000 मैं करता हूं, डिफरेंस मेरे पास बचता है साथियों 17,000, यानी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी 17,000 हो जाएगी। अगर यहां प्रश्न आपको पूछा जाए कि फर्म की गुडविल में सी का हिस्सा कितना हो जाएगा तो 17,000 इंटू अपन 1/4 कर देते। तो ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इनका ट्रेंड है। पिछले पेपर में भी ऐसा प्रश्न अपन से पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 हमें क्या दे रखा है। एक फर्म की कुल संपत्तियां 70,000 रुपए की हैं। एक फर्म की कुल संपत्तियां 70,000 रुपए की हैं। दायित्व दे रखे हैं 10,000 के। औसत लाभ मुझे दे रखे हैं 8,000 के। सामान्य प्रत्यायी दर कितने की दे रखी है 10% की दे रखी है। साथियों ये सारी जानकारी किस ओर इशारा कर रही है। हमसे इसने सुपर प्रॉफिट पूछा है, हमसे इसने अधिलाभ पूछा है, और अधिलाभ का क्या सूत्र अपन काम में लेते हैं, सुपर प्रॉफिट का अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं एसपी। एसपी सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्रश्न की बात यह है कि यहां अपन को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। औसत लाभ मेरे पास 18,000 का है, लेकिन मेरे पास सामान्य लाभ नहीं। मेरे पास कौन सा लाभ नहीं है, सामान्य लाभ नहीं है। तो सामान्य लाभ को मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा बताओ। सामान्य लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बट्टा में भाग किसका लगाते हैं साथियों 100 का भाग लगाते हैं। सामान्य एवरेज प्रॉफिट माइनस सामान्य लाभ। मैं सामान्य लाभ इस प्रश्न में निकाल रहा हूं। सामान्य लाभ निकालने का कॉन्सेप्ट होता है 8,000 माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। कैसे निकालेंगे, आपको यहां कैपिटल इंप्लॉयड असेट साइड से निकालनी पड़ेगी। असेट साइड से कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल असेट्स कितने की दे रखी है 70,000 की। 70,000 की जो पूंजी है उसमें से अगर मैंने बाह्य दायित्व 10,000 रुपए घटा दिए, 10,000 घटा दिए, तो मेरी कैपिटल इंप्लॉयड कितनी आ गई 60,000 की आ गई। ये मेरी क्या आ गई कैपिटल इंप्लॉयड। क्या आ गई विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी हमें प्रश्न में चाहिए, फॉर्मूले में मान रख रहा हूं। विनियोजित पूंजी आपके पास कितनी है साथियों 60,000 इंटू एनआरआर कितनी दे रखी है 10 बटा भाग किसका लगाते हैं 100 का। तो 8,000 माइनस 60,000 का 10% निकालते हैं तो 6,000 आ गया। 8,000 माइनस 6,000 उत्तर आ रहा है 2,000। अपनी गुडविल आ रही है 2,000। ऑप्शन चेक कीजिएगा कहां 2,000 का आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाएगा।
अपना प्रयास यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला। क्लियर है? प्रश्न संख्या ये 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन आपके सामने है। किस बेस पर कैसे अपने सॉल्यूशन किया, देखिएगा। हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए था। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास 8000 का है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर बटे 100, यानी 6000 60000 मैंने कैसे निकाली विनियोजित पूंजी। कुल संपत्ति 70000 की थी, उसमें से आपने 10,000 रुपए के जो दायित्व हैं वो दायित्व क्या कर दिए, घटा दिए। अपने पास क्या बच गई भी, विनियोजित पूंजी। इस विनियोजित पूंजी को सूत्र में रख करके मैंने नॉर्मल लाभ प्रॉफिट निकाला और इसके आधार पर ही अपने सुपर प्रॉफिट निकाला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या मैं बात करता हूं 24 की। साथियों 24 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न ये कहता है कि लाभों में हिस्सा बांटने के लिए, लाभों में हिस्सा बांटने के लिए नया साझेदार लाता है। लाभों में हिस्सा बांटने के लिए नया साझेदार क्या लेके आता है, प्रश्न अपन से ये पूछा जा रहा है। तो लाभों में हिस्सा बांटने के लिए नया साझेदार किस रूप में राशि लेके आ रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो लाभ में हिस्सा लेने के लिए नया साझेदार भावी लाभों में हिस्सा लेने के लिए क्या लेके आता है, तो पूंजी लाता है, ऋण लेके आता है, ख्याति लेके आता है। तो भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार लेके आता है ख्याति की राशि, गुडविल लेके आता है। और संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लेके आएगा, पूंजी लेके आएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या 25 क्या दे रखा है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार क्या चुकाता है। वही प्रश्न आ गया, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने के लिए नया साझेदार राशि चुकाएगा, पूंजी के रूप में चुकाता है। क्योंकि लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए किस में रूप में चुकाई थी, ख्याति के रूप में। अतः संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए किस में चुकाएगा, पूंजी के रूप में पैसा चुकाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या होती। पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या होती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर अपन से पूछा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते की साथियों जो प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है नाम मात्र की, क्योंकि यह संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ और हानि को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्ति व दायित्वों का मूल्य बदलना चाहते हैं तो बनाए जाने वाले खाता कौन सा होता है। जब भी कोई नया पार्टनर आए, पुराना साझेदार जाए, संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन को देखने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, सभी अवितरित लाभ हानियों को, सभी अवितरित लाभ हानियों को पुराने साझेदारों में साथियों किस अनुपात में वितरित किया जाता है, प्रश्न ये पूछा गया है। बैलेंस शीट में जो भी अपने पास लायबिलिटी साइड में कोई P&L का क्रेडिट बैलेंस हो, कोई रिजर्व का शेष हो, कोई भी चीज हो, इन सब को बांटा जाता है पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा, पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में वितरित किया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाए कि लाभ हानि का विभाजन पुराने साझेदारों में किस अनुपात में किया जाता है, पुराने अनुपात में किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, ख्याति का स्वभाव होता है, ख्याति किस स्वभाव की होती है, प्रकृति की बात कर रहा है। प्रश्न में प्रकृति की बात अपन से पूछी जा रही है। बिल्ली के स्वभाव के संदर्भ किससे है, संस्थागत ख्याति से, जो कि स्थायी प्रकृति की होती है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का संबंध व्यक्तिगत से है, किससे है, व्यक्तिगत ख्याति से है। और चूहे के स्वभाव की ख्याति का संबंध आकस्मिक घटना से, किससे है, आकस्मिक घटना से। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, ये तीनों ख्याति की प्रकृति है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा मूल्य है वो किसका होगा, संस्थागत ख्याति का, उससे कम मूल्य किसका होगा, व्यक्तिगत ख्याति का, और सबसे कम मूल्य किसका होगा, चूहे की प्रकृति की ख्याति का माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 अपन देखते हैं। ए बी एक फर्म में 2:1 में साझेदार है, ए बी एक फर्म में 2:1 में साझेदार है। वे सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं।
वे सी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं साथियों? वे सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, तो उनका त्याग का अनुपात क्या होगा? ऐसे प्रश्नों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जब प्रश्न में कहीं पर भी पुराने साझेदारों के त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं हो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, ऐसी कंडीशन में पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वही क्या हो जाएगा? त्याग का अनुपात हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर मानेंगे अपन ऑप्शन नंबर सी, यही इनका त्याग का अनुपात दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ नए हिस्से की जानकारी है, त्याग के बारे में प्रश्न में मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न संख्या में बात करूंगा 31 की। प्रश्न संख्या 31 मुझे क्या दे रखा है कि ए बी 3-2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, वे सी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश दे रहे हैं? 20% हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? साथियों यहां समझने की जरूरत है हमें किस कॉन्सेप्ट को कि 20% का मतलब क्या है। यहां 20% का मतलब क्या है? 20% से आज से ये हो गया कि अगर इसे मैं परसेंट में लिखूं तो 20/100, संख्याएं कट रही है उतनी काटो, आंसर आ रहा है 1/5, यानी सी को आपने 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। अब ये प्रश्न नॉर्मल हो चुका है, यानी आप कुल लाभ 1 मानोगे, 1 में से सी का हिस्सा कितना है? 1/5, शेष हिस्सा कितना बच गया? 4/5। 4/5 में आपको ए का हिस्सा निकालना है, तो 4/5 इंटू ए का रेशियो कितना था? 3/5, 12/25। बी का कितना आ रहा है? बी का आ रहा है 4/5 इंटू 2/5। बी का कितना आ रहा है? 4/5 इंटू 2/5। इसका हिस्सा कितना आएगा? 8/25। तीनों की हर बराबर कर लो, ये ए का, ये बी का और ये वाला है सी का, तीनों की हर बराबर कर रहा हूं, तो ए का आया 12/25, बी का आया 8/25 और सी का कितना आया? सी का आया है अपना 1/5। तो हर बराबर करता हूं तो आंसर आ रहा है 12:8:5। 12:8:5 ऑप्शन देखिएगा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझिएगा 20% का मतलब 1/5, कुल लाभ 1 माइनस 1/5, 4/5, 4/5 में ए का हिस्सा 3/5, बी का हिस्सा 2/5, हर बराबर करके आंसर अपन निकाल लें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखिएगा क्या दे रखा है हमें। ए बी 3-2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, ए बी 3-2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। प्रश्न की लैंग्वेज समझिएगा, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? सी अपना हिस्सा ए व बी से 2:1 में प्राप्त करता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। नया लाभ विभाजन अनुपात हमें ज्ञात करना है। यदि यह अपना हिस्सा ए और बी से किस अनुपात में प्राप्त करता है, यह अपना हिस्सा ए और बी से प्राप्त करता है किस अनुपात में? ध्यान से सुनिएगा, यह अपना हिस्सा ए और बी से 2:1 में प्राप्त करता है। तो देखिएगा सी का हिस्सा कितना है फॉर्म में? 1/4। यह ए और बी से कैसे ले रहा है? 1/4 का 1/4 का 2/3, ये तो किससे ले रहा है? ए से। और 1/4 का 1/3 ये किससे ले रहा है? बी से। तो ए का त्याग कितना आ गया? मैं बात करूं ए के त्याग की, तो ए का त्याग अपना आ जाता है 2/12, ये तो ए का त्याग। बी का त्याग कितना है? 1/12, यानी त्याग का अनुपात तो इनका यही आ रहा है 2:1, लेकिन हमें नया अनुपात पूछा है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है। तो ऐसी कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस एसआर। एसआर का मतलब क्या होता है? त्याग। तो ए का पुराना लाभ विभाजन अनुपात देखिएगा साथियों कितना है? ए का पुराना लाभ विभाजन अनुपात है 3/5। ए का पुराना लाभ विभाजन अनुपात कितना है? 3/5 माइनस ए का त्याग कितना है? आपने अभी निकाला है 2/12। एलसीएम में ऐसी संख्या लूंगा जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए, तो मैंने इसका ले लिया 12×5 = 60 ही ले लेता हूं भी मैं। 60 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 12। 12 24 भारतीय कितने हो गए? 36 माइनस इसमें कितनी बार जाएगा? 12 का भाग 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10। 36 माइनस 10 यानी 26।
26/60 ए का, बी का और निकालता हूं मैं, बी का कितना है 2/5 माइनस बी का त्याग कितना है 1/12, एलसीएम वही कितना ले लिया 60, 12 दुए 24 माइनस कितनी बार जाएगा 5, 24 में से जब 5 निकलेंगे तो बच गए कितने 19/60, कितने बचेंगे 19/60, 26/60, 19/60 और सी का रेशियो कितना है मुझे बताइएगा। सी का रेशियो था 1/4, कितना था 1/4, 1/4 का जब तीनों की हर बराबर करेंगे 26, 19 और 4 का भाग 15 में कितनी बार जाता है 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 15 बार। आंसर देखिएगा कहीं दिख रहा है क्या 26, 19, 15, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट बात करूंगा मैं प्रश्न संख्या 33 की। 33 प्रश्न देखिएगा हमें क्या दे रखा है प्रश्न संख्या 33 कि ए बी एक फर्म में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं 3:2 में, किस अनुपात में 3:2 में। वे सी को फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपना पूरा हिस्सा बी से प्राप्त करता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में पूरा त्याग बी करेगा साथियों, नया लाभ विभाजन अनुपात देखेगा कैसे निकलेगा। ए का रेशियो ये रहेगा, ए का अनुपात क्या रहेगा क्योंकि ए ने कुछ त्याग किया नहीं। बी का त्याग मैं आपको बता देता हूं, बी का त्याग कितना हो जाएगा, बी का त्याग सी के हिस्से के बराबर हो जाएगा। बी का त्याग हो गया 1/5, तो बी का नया अनुपात देखो, बी का नया अनुपात कैसे निकलेगा, पुराना कितना था 3/5 माइनस 1/5, हिस्सा कितना बच रहा है 2/5, हिस्सा कितना बच रहा है 2/5। ए का कितना है 3/5, बी का कितना आया 2/5 और सी का हमें पता है 1/5, तो नया अनुपात क्या हो गया 3:2:1। दोबारा सुनिएगा, सी अपना 1/5 हिस्सा सिर्फ बी से ले रहा है, तो आप बी के हिस्से में से कम करेंगे, बी का हिस्सा कितना है 2/5। सॉरी भाई यहां मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, इसका मैं सुधार कर लेता हूं। यहां मैंने ये जो हिस्से का जो करेक्शन किया है, जो हिस्से का करेक्शन किया है वो किसके हिस्से में से किया है, ए का हिस्सा देखिएगा कितना है, ए का तो पहले जितना ही बना रहेगा 3/5, बी का था कितना 2/5 था, 2/5 में से इसने कितना त्याग कर दिया 1/5, यानी बचा कितना 1/5। सी का हिस्सा कितना है 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3:1:1। ऑप्शन देखिएगा कौन सा है, ऑप्शन देखिएगा कौन सा है 3:1:1, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये अपने प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसे अपन अगली कक्षा में भी क्या रखेंगे, जारी रखेंगे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।